हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, चलिए, गुड इवनिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। सो आई होप सारी चीजें आप तक क्लियर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सब चीजें आप तक क्लियर है, तो बिना देरी किए जल्दी से करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कल हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था वेव एंड साउंड, मतलब तरंग एवं ध्वनि। और तरंग एवं ध्वनि के आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एमसीक्यूज। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसको देखने वाले हैं अपन। और आज का ये जो पीडीएफ है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, द विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल करके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। चलिए, हाँ जी, आज क्लास थोड़ी सी लेट हो गई। चलिए, सो नेक्स्ट चीज यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, स्केड्यूल कल आपको मेरी क्लास सेम इसी समय मिलेगी 9 बजे। और साथ ही साथ विनर्स का होली ऑफर स्टार्ट हो गया है कल से 5 मार्च तक, जिसमें आपको 90% तक डिस्काउंट मिलेगा ऑफलाइन कोर्सेज पे, यदि आप परचेस करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, जितने स्टूडेंट यहां पर लाइव मुझे देख रहे हैं, जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। नमस्कार नमस्कार सभी को। ओके, तो पहला क्वेश्चन है यहां पर, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज के द्वारा क्या मेजर किया जाता है? क्लियरेंस ऑफ वेव, तरंगों की स्पष्टता या तरंगों की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ वेव, तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ, या तरंगों की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। बताइए, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करें, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल करेक्ट, हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। आवृत्ति को मापा जाता है किसमें? हर्ट्ज में। तो हर्ट्ज के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं किसी भी वेव की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, इसलिए मुझे साइड होना रहेगा। ठीक है, प्रश्न ये है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2, ऐसे 2 लिस्ट दिख रही है आपको, इसको आपको जमाना है और ये कूट दिया है, और इस कूट में से सही पहचानना है। मैं भी साइड होकर के देखती हूँ इसका उत्तर क्या होगा, आप भी बताइए। चलिए, ओके, मैं साइड हो जाती हूँ। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तरंग दैर्ध्य किसके साथ मैच कर रहा है, बताओ जल्दी से। ठीक है, दूसरा देखे ऊर्जा का क्या होगा। चलिए, मुझे तो मिल गया इस प्रश्न का सही उत्तर, आप बताएं। सभी का आ गया क्या भैया उत्तर? सी लग रहा है, बिल्कुल करेक्ट, सी इज द राइट आंसर। देखिए, कोड है ए का दूसरा, ए का वेवलेंथ का दूसरा, बिल्कुल करेक्ट है। बी का तीसरा, ऊर्जा का आएगा जूल, बिल्कुल करेक्ट है। सी का क्या आ रहा है? चौथा, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल, बिल्कुल करेक्ट है। और आवृत्ति डी का आ रहा है पहला, हर्ट्ज, बिल्कुल करेक्ट है। वॉइस वगैरह सारी चीजें क्लियर है डियर। चल, तो सेकंड नहीं, थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन ये रहा। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानिक स्तर कितना होता है? मतलब रात के समय आप कितने डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं? ज्यादा साउंड अगर आप रात के समय प्रोड्यूस करोगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी आपको। कहां पर? आवासीय क्षेत्र में। आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानिक स्तर क्या है? बिल्कुल करेक्ट, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 45 डीबी, 45 डेसिबल तक का साउंड आप रात के समय प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिन के समय 50 से 60 डीबी तक का कर सकते हैं, इससे ज्यादा का नहीं कर सकते। तो बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे।
रिएक्टर पैमाना डैश की तीव्रता को मापने के लिए एक गणितीय पैमाना है। मतलब रिएक्टर स्केल से हम किस चीज को मेजर करते हैं। एक बार मुझे यहाँ पर बताइए, मेरा वॉइस वगैरह सारी चीजें क्लियर है क्या आप तक प्लीज, क्योंकि कई स्टूडेंट बोल रहे हैं यहाँ पर आवाज नहीं आ रहा है। वेट, माइक वगैरह सारी चीजें ठीक है, माइक भी सही है, यहां से आवाज भी चालू है, बिल्कुल करेक्ट। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए हम रिएक्टर पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सारी चीजें, ओके राम। चलिए, रिएक्टर पैमाने के द्वारा हम लोग किसका, अर्थक्वेक, भूकंप का मापन करते हैं। ओके, सो फर्स्ट सही उत्तर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ध्वनि तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव इज, साउंड वेव का क्या लक्षण होता है। यहां पर देखेंगे मतलब अभिलाक्षण गुण है जो इसका प्रॉपर्टी है मेन, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या वेवलेंथ या वेलोसिटी। मेरी कल की क्लास लाइव है, चलिए मैं एक बार चेक करवाती हूँ अनुषा। चलिए मैंने बता दिया, एक बार चेक कर लेंगे अनुषा। चलिए क्या लग रहा है, ध्वनि तरंग का अभिलाक्षणिक गुण है। देखिए ध्वनि तरंग का मेन जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है भैया, उसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवृत्ति बिल्कुल सही होगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो साउंड है वो ऑडिबल रेंज होती है हमारी। ठीक है, वॉइस क्लियर है, ठीक है। ओके, सो फ्रीक्वेंसी इज द राइट आंसर। ध्वनि तरंग का पूछा है भैया, ध्वनि तरंग का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रीक्वेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति निम्न में से होती है। किधर से किधर तक का होता है बताएं। देखिए यहां पर कोई पूछ रहे हैं हमारी नॉर्मल रेंज क्या होती है डीबी में साउंड सुनने की। देखिए अगर देखा जाए तो 70 डेसिबल तक का साउंड हमारे कान बहुत मतलब इजीली हियर कर सकते हैं। उसके ऊपर का अगर साउंड आता है ना, तो कुछ हमारे लिए शोर होता है। 80 डेसिबल के ऊपर का साउंड शोर लगने लगता है। उससे ज्यादा अगर डेसिबल का साउंड अगर आप सुनते हैं 90 या उससे ज्यादा, तो ये वाला साउंड आपके कान के पर्दों को फाड़ सकता है और आपकी हियरिंग या सुनने की क्षमता गायब हो सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें जेट विमान है, उसका साउंड आता है 100 एंड 110 डीबी का साउंड, तो उतने ज्यादा डीबी का साउंड हमारे कान नहीं सुन सकते, है ना। सुन तो सकते हैं, मतलब आपके कान की सुनने की क्षमता खत्म हो जाएगी ऐसा। ठीक है दीपक, अगर 80 डीबी के ऊपर का साउंड आप कंटिन्यू इतने साउंड के अंतर्गत रहते हैं तो उसको नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं, शोर कहा जाता है। और शोर आपके कानों के लिए भी अच्छा नहीं होता और आपकी मानसिक स्थिति के लिए भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि ज्यादा तेज वाला साउंड यदि आप कंटिन्यू सुनते हैं, है ना, जैसे डीजे वगैरह हो गया, ये 90 डीबी तक का साउंड बजाते हैं, तो इससे आपके हियरिंग कैपेसिटी पर भी प्रभाव पड़ता है। सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है, चक्कर आना वगैरह ये भी समस्या हो सकती है। चलिए, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे होती है कितनी, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा। बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है इसका। ठीक है, ओके। सो गाइस यहां पर देखिए 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा का जो साउंड होता है उसका अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। चलिए ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, डैश एक विक्षोभ है।
शैलेंद्र बोल रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए आप। ओके, स्पीड से पढ़ाऊं क्या अखिलेश? चले ठीक है, थोड़ा सा आगे करते हैं। नॉर्मल रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का साउंड। चलिए थोड़ा सा स्पीड में कर लेते हैं। क्या एक विक्षोभ है? तो हमने पहले ही डिस्कस किया, तरंग की परिभाषा है ये कि वेव इज ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ होता है। यह तरंग तभी पैदा होती है जब किसी माध्यम के कणों में विक्षोभ या डिस्टर्बेंस पैदा होता है। ठीक है, सो वेव इज ए डिस्टर्बेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कीड़े मकोड़ों को दूर से घरों से दूर भगाने के लिए कौन सी ध्वनि तरंग इस्तेमाल की जाती है? साउंड वेव यूज्ड टू ड्राइव इंसेक्ट्स अवे फ्रॉम द होम। आपके घर से कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए आपने ऑल आउट वगैरह देखा होगा, मशीन होती है जिसको चालू करते से ही ऐसी भी कई सारी मशीन्स आती है जिससे साउंड वेव जनरेट होती है, पर वो आपको सुनाई नहीं देगी, है ना। सो ऐसी कई सारी मशीनें होती है जिसको आप लगा करके एक टाइप का साउंड प्रोड्यूस होता है जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को भगा देती है। तो उसके लिए हम लोग पता है कौन सी तरंगों का इस्तेमाल करते हैं? ए बिल्कुल नहीं आएगा, इसका उत्तर भी है अल्ट्रासोनिक तरंगे। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा का साउंड हम लोग प्रोड्यूस करते हैं ताकि कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर ये बाहर रहे। ठीक है, तो इसका जो है आंसर होगा अल्ट्रासोनिक वेव। कीड़े मकोड़ों को बाहर भगाने के लिए हम हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं जिनका नाम है अल्ट्रासोनिक। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस नहीं होंगे। नेक्स्ट देंगे कि निम्न में से किस में ध्वनि सबसे तेज गति से चल सकती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज साउंड ट्रेवल इन द फास्टेस्ट स्पीड? वाटर, एयर, स्टील या वैक्यूम? इस प्रश्न का बहुत अच्छे से आंसर करिए, सोच समझ के करिए। एक्चुअली हमें वो जो साउंड है मोर देन 20,000 हर्ट्ज का वो सुनाई नहीं देता। हमारे श्रव्य परास से बाहर का साउंड है वो, तो हमें वो सुनाई नहीं देता, इसलिए हमारे ऊपर उसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं होता। चमगादड़ वगैरह, चमगादड़ हो गए, बेट हो गए, वेल मछली हो गई, ये साउंड प्रोड्यूस भी कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक और इसको सुन भी सकते हैं। वेरी गुड। अब देखो आशुतोष पाठक जी यहाँ पर उत्तर दे रहे वैक्यूम। भैया साउंड कभी वैक्यूम में चलता है क्या? स्टील इज द राइट आंसर। इसीलिए तो मैंने बोला सोच समझ के अच्छे से उत्तर करना। ध्वनि सबसे तेज चलती है ठोस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में, बट स्टिल गैसियस मीडियम इज द मोस्ट कॉमन मीडियम ऑफ द साउंड प्रोपगेशन। स्टील बिल्कुल करेक्ट है। जितना ज्यादा कैसा माध्यम, सघन माध्यम, उतना ज्यादा तेजी से साउंड ट्रैवल करता है। निर्वात में कभी ट्रैवल नहीं करता साउंड। चलिए ओके, नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? डेसिबल से, डेसिमल से, बैरोमीटर से, अल्टीमीटर से? मैराथन का भी प्लान करेंगे, है ना, अभी प्लान नहीं हुआ है क्योंकि दूसरे भी सब्जेक्ट्स है उनके भी होंगे। चलिए अच्छी बात है, आप सिर्फ पढ़ने आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूं धर्मेंद्र? सिंपल सी बात है, लिखा तो वही है ना, नॉइज पॉल्यूशन इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें डिस्क्राइब करने जैसे तो कुछ नहीं है धर्मेंद्र। चलिए ओके, तो इसका सही उत्तर होगा क्या? डेसिबल, डीबी। अभी तो हमने देखा था कितने डीबी का साउंड, तो डीबी यहाँ पर क्या बता रहा है? डेसिबल। आपको ये जो शॉर्ट वर्ड्स है ना इसको याद रखना चाहिए। जैसे कि देखो पीएच स्केल में पी छोटा होता है, एच कैपिटल होता है। आरएच फैक्टर जो होता है उसमें आर कैपिटल होता है, एच स्मॉल होता है। हर्ट्ज में एच कैपिटल होता है, जेड स्मॉल होता है। डेसिबल में डी स्मॉल होता है, बी कैपिटल होता है। मतलब आप देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जिन चीजों का मतलब मेनली वैल्यू होता है ना वो थोड़ा सा आपको कैपिटल में दिखाई देते हैं। पीएच में यहाँ पर एच स्टैंड करा है हाइड्रोजन के लिए, यहाँ रेसस के लिए, यहाँ भी हर्ट्ज के लिए एच और डेसिबल के लिए बी, ऐसा। सो डीबी प्रोड्यूस मतलब डीबी के द्वारा लिखा जाता है डेसिबल। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। प्रकाश तरंग इनमें से किस प्रकार की तरंग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइट वेव? लाइट वेव्स कैसी वेव्स होती है? अब थोड़ा सा स्पीड अप चलते हैं ना जी। चल एक्सप्लेन नहीं करूं क्या? हाँ रोशनी राय, ठीक है।
ओके तो देखिए, प्रकाश तरंग निम्न में से किस प्रकार की तरंग है? आपके उत्तर आने के बाद ही मैं आगे बढ़ूंगी। क्या लगा रहे हैं? ए, बिल्कुल करेक्ट। लाइट वेव एक टाइप का ट्रांसवर्स वेव है, पर एक चीज याद रखना, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है मगर यांत्रिक तरंग नहीं है। लाइट वेव जो है वो एक अनुप्रस्थ तरंग है, पर वो मैकेनिकल वेव नहीं होती, ये भी याद रखना। कई बार तो क्वेश्चन यही आ जाता है, लाइट वेव डैश वेव है बट डैश वेव नहीं है। तो लाइट वेव ट्रांसवर्स तो है, तरंग के रूप में तो प्रकाश चलता है, पर वो यांत्रिक नहीं है, क्योंकि वो निर्वात में भी जा सकता है, क्योंकि यांत्रिक तरंगे कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है। पर ये भले दिखने में अनुप्रस्थ है, पर ये यांत्रिक नहीं होती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ध्वनि संचरित कैसे होती है? साउंड का ट्रांसमिशन कैसे होता है? माध्यम के कंपित कणों के विस्थापन के कारण, फ्रिक्शन के कारण, दोनों के कारण, या नन ऑफ दिस? क्या लग रहा है, बताएं। हाँ जी, ये लाइट वेव ट्रांसवर्स तो है पर मैकेनिकल नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल वेव कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। चलिए 12, हाउ इज साउंड ट्रांसमिटेड? उसका उत्तर होगा ए, माध्यम में कंपन के कारण। मतलब अगर देखा जाए तो जब भी वाइब्रेटरी पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, भले वो परपेंडिकुलर कर रहा है या सेम डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेट कर रहा है, वाइब्रेटरी पार्टिकल के वाइब्रेशन से ही साउंड या कोई भी वेव जो है वो जनरेट होगी। विदाउट वाइब्रेशन कोई भी साउंड तो प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता, न ही वेव जनरेट हो सकती है। क्योंकि जब भी अगर हम बात करेंगे वेव की, तो वेव डिस्टरबेंस से पैदा होगी, और डिस्टरबेंस होंगे तो मॉलिक्यूल जो है, पार्टिकल्स जो है, उसमें डेफिनेटली वाइब्रेशन तो होगा ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अविश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रासोनिक वेव कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा का, या नन ऑफ दिस? कल का सेशन जिसने अटेंड किया है उनके क्वेश्चन डेफिनेटली सही जाएंगे, और जिनके गलत जा रहे हैं इसका मतलब है आपने कल का सेशन देखा ही नहीं और ध्यान तो बिल्कुल नहीं दिया। चलिए, इसका उत्तर सही होगा। इंफ्रासोनिक कितना बताया था? 20 हर्ट्ज से कम का। ध्यान दीजिएगा, 20 हर्ट्ज से कम इंफ्रासोनिक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का ऑडिबल रेंज, एंड मोर देन 20,000 हर्ट्ज वो होगा अल्ट्रासोनिक। तो ये क्या है? 20 हर्ट्ज से कम का साउंड है। ठीक है, 14 नंबर का देखेंगे। ध्वनि संचरण के लिए सबसे सामान्य माध्यम क्या होता है? हवा, मिट्टी, पानी, या निर्वात? मैराथन का जैसे भी प्लान होगा वो आपको नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो। ठीक है, और जितने स्टूडेंट यहाँ हैं लाइक जरूर करेंगे इस सेशन को। चलिए, ध्वनि के संचरण के लिए सबसे कॉमन मीडियम होता है गाइस एयर, हवा। सिंपल सी बात है, अगर आप मुझे अभी सुन पा रहे हैं तो वो हवा के कारण ही, क्योंकि यहाँ स्टूडियो में एयर है, उसी के कारण मेरे गले से जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है वो इस एयर के अंदर के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करके क्या माइक तक पहुंच रहा है और आप मुझे सुन पा रहे हैं। ठीक है, सुनील जी, डेसिबल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से प्रश्न। When a vibrating particle vibrate forward, a high pressure field is produced. Then what is the area called? कल मैंने बताया था कि जब भी आगे आगे वाइब्रेटिंग पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो कहीं पर घना सघन क्षेत्र है, कहीं दूर दूर वाला है। तो इससे बताओ क्या होगा? घना मतलब क्या होता है? संपीड़न ना भैया। विरलन कहाँ से लगा रहे हैं आप लोग, बताओ। मैंने क्या बताया था कि जब मैंने एक चित्र बनाया था, ब्लू कलर के पेन से याद करो, मैंने बताया था कि कुछ मैं लाइंस बहुत ज्यादा नजदीक नजदीक बना रही हूँ ऐसी, और कुछ लाइंस में बना रही हूँ थोड़ा सा दूर दूर। तो पहले अपन क्या करते हैं, इसको मैं कर लेती हूँ कॉपी। थोड़ा सा उच्च दाब के क्षेत्र मैंने 2-4 बना दिए। अब थोड़े से देखो, यहाँ मैं कर लेती हूँ डिस्टेंस।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ ज्यादा पास है, यहाँ दूर है, यहाँ ज्यादा पास है, यहाँ दूर है, यहाँ ज्यादा पास। तो भैया जहां बहुत ज्यादा नजदीक नजदीक वाली चीजें होती है ना, वो क्या होता है, वो होता है कंप्रेशन। कल ही बताया था मैंने आपको, कंप्रेशन का मैंने सी लिखा था वहां, हालांकि उसको शॉर्ट में अपन एस बोलते हैं, है ना। और विरलन मतलब दूर दूर, रेयरफेक्शन संपीड़न, रेयरफेक्शन ऐसा। तो पास वाला उच्च दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है, संपीड़न, कंप्रेशन कहलाता है। ठीक है, दबाव को संपीड़न कहते हैं भैया। जैसे देखो एक उदाहरण देती हूँ, सीएनजी सुना है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। हम लोग क्या करते हैं, गैसों को एक हाई प्रेशर में आप इजीली किसी भी सिलेंडर में भर सकते हो। गैस को किसी सिलेंडर में भरने के लिए उच्च दाब और निम्न ताप की आवश्यकता होती है। हाई प्रेशर, लोअर द टेम्परेचर, हम लोग बहुत इजीली प्रेशर बढ़ा करके गैसेस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर रहते हैं, तो उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है, तो इजीली इसको कंप्रेस किया जा सकता है। चलिए, ध्वनि संचरण किस माध्यम में नहीं होता, तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा, निर्वात। सभी को पता है, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, कभी भी ये ट्रैवल नहीं कर सकती। और अगर आपसे कोई पूछे ध्वनि क्यों नहीं कर सकती निर्वात में सफर, तो आपके पास उत्तर ये होना चाहिए कि ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक में भी अनुप्रस्थ तरंगे, और अनुप्रस्थ तरंगे को संचरण के लिए माध्यम चाहिए, जैसे ठोस, द्रव, गैस। निर्वात मतलब कोई माध्यम नहीं है, तो बिना माध्यम के ये ट्रैवल नहीं कर सकता। समझे क्या? चलिए, 17 नंबर का क्वेश्चन है, किसी माध्यम में ध्वनि किस रूप में संचरित होती है, संपीड़न करके आगे बढ़ती है, विरलन करके आगे बढ़ती है, विद्युत के द्वारा आगे बढ़ती है, या दोनों। छठे नंबर का क्वेश्चन देखो, देख लेते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सही लिखा है भैया। छठे नंबर का क्वेश्चन वापस देखो तो अल्ट्रासोनिक वेव फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, मोर देन 20 किलोहर्ट्ज। सही तो है, क्या ही कर रहे हो तुम लोग। 20 किलोहर्ट्ज को कैसे लिखते हैं, 20 kHz, के की जगह पर क्या आते हैं, 3 शून्य। कल भी ये चीज बताई थी ना, पढ़ के आते नहीं, और देखो क्या सीली से डाउट्स आते हैं क्लास में। सही लगाया है, पढ़ाई करके आया करो। चलिए, अपन यहां तक किया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी माध्यम में ध्वनि किस रूप में संचरित होती है, तो भैया ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, और वो संपीड़न विरलन दोनों के रूप में जाती है। सो विच मीन्स इसका उत्तर होगा डी। ठीक है, ओके गाइस, यहां पर देखेंगे 17 का सही उत्तर है बी, डी। मतलब यहां पर ए और बी दोनों के रूप में चल रही है, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन दोनों के रूप में चलती है। ओके, 18 देखेंगे, ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं, कौन सा गलत हो गया, प्रद्युमन मीणा। हाँ, तो ज्यादा ही तो बोला है वहां पे, मोर देन का मतलब क्या होता है, ज्यादा ही तो होता है भैया। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, सभी को पता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, साउंड वेव्स। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग का अभिलक्षण नहीं है, नहीं है बोला है, नहीं है। ठीक है, ध्वनि तरंग का कौन सा लक्षण नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, जितने स्टूडेंट्स लाइव है, फ्राइडे मतलब 2 दिन बाद, अभी तक जितना पढ़ा है उसका टेस्ट ले रही हूं मैं। अब फ्राइडे को एक मिक्स टेस्ट ले लेते हैं, छोटा काइंड ऑफ छोटा सा मैराथन ले लेते हैं। ठीक है, तो इस फ्राइडे अपन अच्छे खासे क्वेश्चंस का टेस्ट लेंगे, और थोड़े से जल्दी आप भी स्पीड मेंटेन करना, मैं भी स्पीड मेंटेन करूंगी, जल्दी जल्दी से अपन क्वेश्चन करेंगे। तो इस फ्राइडे आपका टेस्ट है, याद रखिएगा, लाइव। और उस समय बताना आपके मिक्स, जितना भी अपन ने पढ़ा है सबका मिक्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसमें आप बताना कितने मार्क्स आए। ठीक है, चलिए। सो निम्न में से ध्वनि तरंग का अभिलक्षण क्या नहीं होता, दिशा भैया, डायरेक्शन। साउंड क्या डायरेक्शन से पता चलता है क्या, नहीं है, उसका लक्षण नहीं है। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, इंटेंसिटी, वेवलेंथ, ये सब चीजें होती है, पर डायरेक्शन नहीं होता। सी इज द राइट आंसर। ठीक है,
अच्छा 20 नंबर का क्वेश्चन है, तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ? किस में मापते हैं तरंग दैर्ध्य को? सेम टाइम पे रहेगा बाबा, मेरा टाइमिंग ये 6 से 7। चलिए अच्छा 11वें नंबर का एक्सप्लेन कर दूं? तुम लोग आगे बढ़ने दोगे कि नहीं बढ़ने दोगे बताओ तो। 11 नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोला था? प्रकाश एक किस प्रकार की तरंग? चलो मैं बताती हूँ, आगे मैं ये वाला टॉपिक को बताती थी कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ है पर यांत्रिक नहीं। क्यों? मैं कारण बताती हूँ, आगे आएगा एक क्वेश्चन वैसा, उसमें एक्सप्लेन करती हूँ। तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है मीटर, क्योंकि तरंग दैर्ध्य मतलब वेव लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो तरंग दैर्ध्य को भी मीटर में मापा जाता है। अच्छा कल का आपने सेशन देख लिया होगा आदित्य सर का, जिसमें विनर्स होली ऑफर स्टार्ट हो गया 1 to 5 मार्च, और 90% तक डिस्काउंट मिल रहा है सारे ही ऑनलाइन कोर्सेज पे। अगर आपने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया और करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे पटवारी जस्ट 299 में, आप खुद देख रहे हैं कि मैं रोज कितना प्राइस बताती हूँ। 299 में पटवारी मिल रहा है आपको, और 799 में आपको कोई भी वन रक्षक, आरक्षक और कांस्टेबल वगैरह ये सब आ गए है ना, जेल प्रेरी वगैरह। 999 में SI वर्ग 3, और 1499 में PB फाउंडेशन का पूरा बैच। ठीक है, साथ ही साथ बुक्स पर भी ऑफर, पहली बार ऐसा हो रहा है बुक्स पर ऑफर आया है ना। मैथ्स की जो बुक है, अर्थमेटिक की भी, हिंदी इंग्लिश एडिशन दोनों, एडवांस मैथ्स की भी और प्रबंधक की भी, तीनों पर भी आपको ज्यादा जानकारी पर आप कांटेक्ट नंबर से देख सकते, कॉल कर सकते हो। चलिए तरंग दैर्ध्य किसे कहा जाता है? मैं थोड़ा सा साइड हो रही हूं। पटवारी का कोर्स, सृष्टि शर्मा। चलिए बताएं, कोई बात नहीं। चलिए ओके, तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं? वेवलेंथ कब कहा जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन टू कंस्ट्रक्टिव या सक्सेसिव कंप्रेशन, या डिस्टेंस बिटवीन टू कंस्ट्रक्टिव रेयरफैक्शन, या डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, या पहला और दूसरा दोनों? जल्दी बताएंगे, सारे प्रश्न हो जाएंगे अमित जी, आप मत लोड लीजिए। तो वेवलेंथ कब होता है ये बताएं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गया माध्य स्थिति, ये हो गया माध्य स्थिति। माध्य स्थिति में अब अपन यहां पर बना देते हैं श्रृंग, और ये गर्त, और ये श्रृंग, ये गर्त। तो भैया यहां से दो श्रृंगों के बीच की दूरी भी तरंग दैर्ध्य है, और दो गर्तों के मध्य की दूरी भी तरंग दैर्ध्य है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, दो संपीड़नों के बीच की दूरी, बिल्कुल करेक्ट है। दो विलयनों के बीच की दूरी, ये भी करेक्ट है, मतलब उत्तर होगा डी। ठीक है, बोथ मतलब डी। संपीड़न और विलयन के बीच की दूरी होगा क्या? नहीं, यहां ऐसे त्रियक थोड़ी होता है, गलत हो जाएगा, वो कल ही बताया था मैंने ये आपको। तो दो रेयरफैक्शन या दो कंप्रेशन, दोनों भी करेक्ट होगा, तो उत्तर होगा डी। चलिए, एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या क्या कहलाती है? अब मैंने आपको ये भी बताया था, वाइब्रेशन इन अ सेकेंड डैश, ऑसिलेशन इन अ सेकेंड डैश, या वेव जनरेटेड इन अ सेकेंड डैश, क्या होगा? हाँ जी, मैंने बताया था येलो कलर प्राथमिक नहीं है, क्योंकि वो द्वितीय कलर है। जिन रंगों को किसी भी अदर कलर से प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे लाल, हरा, नीला, ये प्राथमिक रंग है, और जिसको दो रंगों के मिश्रण से प्राप्त किया जा सके वो द्वितीयक रंग है, जैसे येलो, मेजेंडा और मोर पंखी कलर। ठीक है, सियान भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये क्या है? आवृत्ति। ठीक है, एकांक समय में द टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन अ टाइम क्या कहलाएगा? उसका दोलनों की कुल संख्या। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखेंगे, दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगा समय को क्या कहते हैं तरंग का? बताएं। चल बताएं उत्तर।
ओके, सो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? आवर्तकाल, टाइम पीरियड। कल ही मैंने बताया था आपको, टाइम पीरियड कहते हैं, या बोल सकते हैं एक तरंग बनने में लगा समय वो भी आवर्तकाल है, दोलन में लगा समय वो भी आवर्तकाल है। तो वही मतलब होता है उसका कि दो क्रमागत संपीड़न और विरलन, मतलब एक तरंग को गुजरने में जो लगा समय है तो वही है टाइम पीरियड। अच्छा, प्रकाश की तरंग गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, चलिए, ओके। सो प्रकाश की तरंग गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अब गाइस देखो कि थ्योरी ऑफ वेव, लाइट वेव बोल सकते हैं, ठीक है, थ्योरी ऑफ वेव ऑफ लाइट प्रपोन्ड बाय या प्रपोज्ड बाय, क्या बोल सकते हैं अपन, किसने दिया था? क्या आ रहा है? हाइगन्स ने। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सबसे पहले एक हाइगन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा था कि भैया तरंग जो है, प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में चलता है। फिर नेक्स्ट कौन थे? आइंस्टीन, न्यूटन। न्यूटन ने क्या बोला था कि नहीं भैया, तरंग जो है उसकी प्रकृति कण के रूप में होती है, कि पार्टिकल फॉर्म में चलता है। फिर मैक्सवेल आए, है ना, मैक्सवेल ने क्या बोला था कि भैया तरंग जो है वो दोहरी प्रकृति का, मतलब प्रकाश तरंग जो है, प्रकाश जो है वो दोनों प्रकार से चलता है, वो तरंग प्रकृति का भी होता है और आपका पार्टिकल नेचर का भी होता है। वेव और पार्टिकल दोनों नेचर का है, मतलब वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब अगर देखा जाए तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों बोल रहे हैं उसको? क्योंकि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिकॉज ये निर्वात में, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। वैक्यूम का मतलब है निर्वात, इस वर्ड का मतलब समझो आप। निर्वात का मतलब क्या होता है? वात मतलब हवा, नी मतलब नहीं, जहां हवा भी ना हो, जहां कुछ पदार्थ ही नहीं है, वो निर्वात है। तो निर्वात में जब पार्टिकल्स है ही नहीं या कुछ भी चीज है ही नहीं तो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता भैया, है ना। अब गाइस यहाँ पर देखो, लाइट ट्रेवल कर रहे हैं पर वो है तो वेव फॉर्म में, तो वेव कैसी बन रही है भैया? ऊपर नीचे, विच मीन्स ये क्या है? श्रृंग गर्त बना रही है, मतलब ये अनुप्रस्थ तरंग है। पर ये तो साथ ही साथ देखा जाए तो निर्वात में भी चल रही है, तो ये यांत्रिक नहीं है, ऐसा कहा जाता है। ये अनुप्रस्थ है पर यांत्रिक नहीं, ठीक है। चलिए, किसी माध्यम के मूल स्थिति के और दोनों ओर विक्षोभ को तरंग का क्या कहते हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटरी पार्टिकल, बताएं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटरी पार्टिकल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन या फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। चल, फिर 25th नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा एम्पलीट्यूड। मैंने आपको पहले भी बताया था, माध्य स्थिति से अत्यधिक विस्थापन एक कोई मीन पोजीशन है ना। उसी में अगर अपन बात करें कि ये एक तरंग बनी है यहाँ पर, ये दूसरी, तो यहां से जितना ज्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। और यहां से यहां क्या है? ये वेवलेंथ है, लैम्डा। चलिए नेक्स्ट, मृदु ध्वनि का आयाम कैसे होता है? अब देखिए, अगर अपन बात करें, ध्वनि के कुछ गुणधर्म होते हैं, जैसे प्रबलता हो गया, ध्वनि का तारत्व हो गया, तो ये सब एक क्वालिटी होती है साउंड की। लाउडनेस वर्ड का मतलब क्या होता है कि कोई साउंड कितना जोर से आ रहा है। और देखा जाए तो पीच का मतलब है कि कोई श्रीलनेस ऑफ साउंड बोल सकते हैं, कोई आवाज कितनी पतली है ना। जैसे लड़कियों का साउंड जो होता है, आवाज जो होती है, उसका पीच बहुत हाई होता है, पतली आवाज होती है लड़कियों की, तो उनका पीच ज्यादा होता है। और वैसे अगर बात करें लड़कों के साउंड में लाउडनेस ज्यादा देखने को मिलता है। तो लाउडनेस का संबंध होता है आयाम से, जितना बड़ा आयाम उतना ज्यादा लाउड साउंड, जितने छोटे आयाम उतना मृदु साउंड। तो हम लोग बोल सकते हैं मृदु ध्वनि का आयाम कम होता है, जबकि तेज जोर से ध्वनि का आयाम एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। वैसे अगर बात करें, पतली ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, पिच ज्यादा होता है, और मोटी ध्वनि, जोर से साउंड जो आ रहा है किसी लड़कों की आवाज का, पिच कम होता है, लाउडनेस ज्यादा होता है, ऐसा। चल नेक्स्ट देखेंगे, एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की क्या कहते हैं? एकांक 1 सेकंड में गुजरने वाली
क्या ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की क्या कहते हैं? 27 बताएं। हाँ बिल्कुल सही। मॉस्किटो भी आप देखते हैं कि कई बार गुनगुन गुनगुन आपके कान के आसपास कर रहे होते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा इंटेंसिटी या तीव्रता। बिल्कुल करेक्ट है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तीव्रता कि एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को, जैसे कि कोई साउंड जो है बहुत तेजी से आपको सुनाई दिया, या कहीं एक किसी जगह से साउंड प्रोड्यूस हुआ और आपके कान तक पहुंच गया, मतलब वो कितने फास्ट आया होगा, समझ रहे हो आप, कि 1 सेकंड में जितना साउंड एनर्जी पास हो गया उसी को उसकी इंटेंसिटी या तीव्रता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, परावर्तन के बाद एक ध्वनि जो बार बार सुनाई देती है उसे क्या कहते हैं? रिपीटेशन ऑफ साउंड ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन ऑब्स्ट्रैकल कॉल्ड इज। कई बार ये होता है कि साउंड रिफ्लेक्शन हुआ है और बार बार सुनाई पड़ रहा है। पूछिए भैया क्या पूछ रहे हैं? हाँ, लड़कियों के साउंड में पिच ज्यादा होता है, लड़कों के साउंड में लाउडनेस ज्यादा होता है। जो स्टूडेंट यहाँ बोल रहे हैं मैम हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भैया कल का टॉपिक आप देखें, ऑलमोस्ट क्वेश्चन बनने लगेंगे। हाँ जी, प्रश्न का सही उत्तर है प्रतिध्वनि मतलब इको। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इको इज द राइट आंसर। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि यदि आप इको पॉइंट पे जाके खड़े होते, कई बार ऐसा एक हाई हाइट पे या माउंटेन्स पे एक ऐसा जगह होता है जहाँ काफी ज्यादा खाई एरिया है और माउंटेन्स बने हुए हैं, वहां अगर आप जोर से चिल्लाते हैं तो आपको आप ही का साउंड बार बार सुनाई देता है, उसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। अच्छा, पराध्वनि और प्रतिध्वनि में अंतर है। पराध्वनि मतलब अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स और प्रतिध्वनि मतलब प्रति मतलब उल्टा, मतलब वही साउंड रिपीट होकर के वापस आपको बार बार सुनाई देता है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा है, समझ रहे हो, इसको इको कहते हैं। चलिए, ध्वनि के बाहुल परावर्तन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? देखो, कल मैंने ये भी बताया था आपको अनुरणन में कि कई बार साउंड प्रोड्यूस होने के बाद भी वो साउंड बहुत देर तक सुनाई पड़ता है, उसको कहते हैं अनुरणन। ठीक है, जो स्टूडेंट यहाँ पर पूछ रहे हैं, जैसे कि एकदम खाली कमरे में अगर बम फूट जाए, एक उदाहरण देखिए, काफी देर तक गूंजता ही रहेगा, वो गूंजता ही रहेगा, तो वो है अनुरणन। ठीक है, ध्वनि के बाहुल परावर्तन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो मेगाफोन में, बिल्कुल करेक्ट। स्टेथोस्कोप, आला जिसको कहते हैं डॉक्टर जिससे कान में लगा करके चेक करते हैं आपको, आपका हार्ट बीट और लंग साउंड सुनते हैं, उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। कॉन्सर्ट हॉल में, तो इसका उत्तर होगा सभी जगह पर हमको साउंड का रिफ्लेक्शन सुनाई पड़ता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन सुनाई पड़ता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है? ऑडिबल रेंज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। कल की आप क्लास देख सकते हो साउंड एंड वेव वाली, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, सामान्य कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है? 10 to 2000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज से 20,000, 200 से 20,000। क्या लगाएं भैया? बी इज द राइट आंसर। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का साउंड ऑडिबल रेंज है, बिल्कुल करेक्ट। 31 देखेंगे, निम्न में से कौन अवश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकता? मतलब इनमें से कौन इंफ्रासोनिक साउंड वेव नहीं प्रोड्यूस कर सकता? 23 को एक्सप्लेन कर दूं, आकांक्षा में देख लेती हूं। 23 नंबर क्या बोल रहा है भाई? ठीक है, आकांक्षा ये समझना है आपको, मैं 23 वाला आकांक्षा बोल रहे हैं। 2 क्रमागत संपीड़नों या 2 क्रमागत विरलनों के निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को उसका क्या कहते हैं? आवर्तकाल,
सही है डियर। आवर्तकाल मैंने क्या बताया था कि अगर एक तरंग बनी है तो उसको एक तरंग बनने में लगा समय उसका टाइम पीरियड, ठीक है, या एक कंपन में लगा समय वो भी आवर्तकाल, या बात करें एक दोलन में लगा समय वो भी आवर्तकाल। अब यहाँ पर पूछा क्या है, दो क्रमागत संपीड़न और दो क्रमागत विरलनों को, मतलब वही है दो विरलन और दो संपीड़न, तो मतलब एक तो तरंग ही बन रही है ना, तो मतलब एक तरंग को बनने में लगा समय वही तो हुआ आवर्तकाल, मतलब वही निकल रहा है, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन आपने ये देखा कि निम्न में से कौन अविश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकता, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चमगादड़। चमगादड़ इंफ्रासोनिक प्रोड्यूस नहीं कर सकता है ना। अरे भैया पूछा क्या है, Which of the following does not लिखा है भैया इंफ्रासोनिक साउंड रेंज। अगर देखा जाए राइनोसोरस, व्हेल मछली, एलिफेंट, ये तीनों इंफ्रासोनिक प्रोड्यूस करते हैं, बेट इंफ्रासोनिक नहीं करता, वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा का साउंड प्रोड्यूस करता है, तो इसका उत्तर जो है डी लगा सकते हैं आप। बाउल मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है जीतू, मल्टीप्लीकेशन। ओके 32 देखें, पराध्वनि को कौन उत्पन्न नहीं करता, अब इसका उत्तर दो। एलिफेंट इंफ्रासोनिक साउंड वेव प्रोड्यूस करता है, इवन वो 5 हर्ट्ज से कम का साउंड सुन भी सकता है और प्रोड्यूस भी कर सकता है। इंफ्रासोनिक प्रोड्यूस करता है हाथी और राइनोसोरस, बिलो 5 हर्ट्ज, सोचो कितना कम है वो, कितनी कम फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस कर सकता है वो। चले पराध्वनि को कौन उत्पन्न नहीं कर सकता, डॉल्फिन्स, चमगादड़, वैल और हाथी। बिल्कुल करेक्ट, हाथी इसका सही उत्तर होगा। हाथी इंफ्रासोनिक प्रोड्यूस करता है तो वो अल्ट्रासोनिक नहीं प्रोड्यूस करेगा, इसका उत्तर होगा क्या, हाथी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं, पराध्वनि के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं। एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। धातु के ब्लॉक में दरार और दोष का पता लगाने के लिए होगा, या अगर बात करें इकोकार्डियोग्राफी में होगा, या अगर बात करें हम लोग गुर्दे की पथरी को तोड़ने में होगा, या सभी, बताएं जल्दी से। चल क्या लग रहा है उत्तर, सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, 34 नंबर का क्वेश्चन, सोनार का विस्तृत रूप क्या है। फुल फॉर्म ऑफ सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेडिएशन, साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग, या साउंड नेविगेशन एंड रीजनरेशन। जिन स्टूडेंट को डाउट्स आ रहे हैं यहाँ पर, कल का पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार पढ़ लो, उसको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उसको देख लो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें इमेजेस भी लगा करके रखे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 34 का सही उत्तर है ए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन तो मैं साइड हट रही हूं। चंद्रमा के तल पर एक विस्फोट होता है, विस्फोट स्थल से कुछ दूर पर एक अंतरिक्ष यात्री खड़ा है, उसको क्या समझ में आएगा। देखिए विस्फोट के कारण उत्पन्न ध्वनि को तो वो सुन लेगा पर प्रकाश को देखेगा, और मतलब दोनों कर रहा है, वो सुन भी रहा है साउंड को और देख भी रहा है प्रकाश को। विस्फोट के कारण प्रकाश को तो देखेगा लेकिन ध्वनि को नहीं सुन सकता, विस्फोट के कारण जो ध्वनि उत्पन्न हुई है उसको सुनेगा लेकिन प्रकाश को नहीं देख पाएगा, या न तो ध्वनि सुनेगा न ही प्रकाश को देखेगा। क्या उत्तर लग रहा है, बताएं जल्दी से क्या हो रहा है इसका उत्तर।
बी लगा रहे हैं क्या? विस्फोट के कारण उत्पन्न प्रकाश तो देखेगा पर ध्वनि नहीं सुन पाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, सही है। साउंड ट्रेवल नहीं करता वैक्यूम में, सो साउंड तो नहीं सुन पाएगा, पर हाँ विस्फोट हुआ है, प्रकाश उत्पन्न हुआ है, वो प्रकाश तो देख लेगा क्योंकि प्रकाश निर्वात में सफर करता है पर साउंड नहीं, तो इसका सही उत्तर है बी। ऑलराइट गाइस, सो बी बिल्कुल करेक्ट है। और साथ ही साथ मैंने आपको होली ऑफर के बारे में बता दिया, 1 से 5 मार्च तक है। आप अगर किसी भी कोर्स को परचेज करना चाह रहे तो अभी काफी ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलेंगे हर कोर्सेज पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोई भी कोर्स अगर आपको लेना है तो आप उसको बहुत इजीली परचेज कर सकते हैं, बहुत कम मूल्य पर। और अंक गणित अर्थमेटिक की दोनों भी किताबें बहुत कम, सिर्फ 250 या 249 में। तीनों भी मैथ, एडवांस मैथ्स भी इतना कम हो गया क्या? ओके, मतलब सारी किताबें आपको बहुत कम पे मिल रही है भैया। और साथ ही साथ आज का पीडीएफ यहाँ मिलेगा आपको, द विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल, हमारा टेलीग्राम चैनल। साथ ही इसी के साथ सेशन होता है खत्म। सो आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। सो मिलते हैं जल्दी ही कल। सो थैंक्स फॉर टुडे, सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। नमस्कार।